सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, कुछ 8 या 10 रेलेवेंट पॉइंट है जो आपको काफी जरूरी है 31 मार्च से पहले करना, अदरवाइज आपको ह्यूज टैक्स पड़ जाएगा। नंबर 1, सबमिटिंग द डिटेल्स ऑफ सैलरीज रिसीव्ड फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अप्रैल और मई में किसी कंपनी के पास जॉब की और अप्रैल मई में जॉब करने के बाद उसको छोड़ दिया। अब आपने जून में नई कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो जो प्रीवियस इंप्लॉयर होगा वो आपकी सिर्फ 2 महीने की सैलरी कंसिडर करेगा। और सैलरी पे टीडीएस कैसे कटता है? पूरे साल की सैलरी के ऊपर। तो वो 2 महीने की सैलरी के ऊपर कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटेंगे। तो जब आप न्यू एम्प्लॉयर के पास जाओगे, वो जून के हिसाब से 10 महीने की सैलरी पर टीडीएस काटेगा। तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे और अप्रैल और मई की सैलरी भी उसमें लिख लोगे, तो उसके ऊपर टीडीएस बन जाएगा और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो आपने टीडीएस जमा नहीं करवाया। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को, करंट एम्प्लॉयर को, अप्रैल और मई की सैलरी को डिक्लेयर करना है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 12B में। यहां पर यही लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर 12B पे जो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है वो आपको डिक्लेयर करनी है अपने करंट एम्प्लॉयर को, अदरवाइज आपको ह्यूज टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। सर सही बात है, हम ये काम कर लेंगे और आपको ये काम टिल 31 मार्च ही करना है। सेकंड, सबमिट द प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस टू योर एम्प्लॉयर। लाइक एचआरए है, एचआरए की आप रेंट रिसीट देते हो। आपको ये जो काम है एचआरए का, कि अगर आपको जो एचआरए अलाउंस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 1,30,000 आपको एचआरए मिल रहा है, तो अगर आपको इसकी एग्जम्पशन लेनी है तो आपको रेंट रिसीट अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी टिल मार्च 21। अगर आप नहीं दोगे तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको फिर से रिफंड के लिए भागना पड़ेगा कि आप आईटीआर फाइल करोगे कि नहीं मेरे पास तो रेंट रिसीट है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सबमिट करना भूल गया एम्प्लॉयर को। तो फिर आपको आईटीआर में जाना पड़ेगा, आईटीआर में आपको इसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। बट आपको पता है फिर आपको रिफंड भी लेट हो जाता है, उसमें भी दिक्कत आती है। तो आप पहले ही रेंट रिसीट के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो ताकि आपका इसके ऊपर टैक्स ना कटे, और नहीं कटेगा तो आपको रिफंड की कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। और इसके रिगार्डिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, हम पेड सर्विस की इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आईटीआर आपको अगर फाइल करवानी है, रेंट आपके डॉक्यूमेंट मिस हो गए हैं तो अब उसका रिफंड कैसे ले? सर सही बात है। थर्ड, वेरीफाई क्वांटम ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम योर बैंक रिकॉर्ड्स। ये काम मैं मंथली चेक कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मेरी एलआईसी की पेमेंट जा रही है तो मेरी ईसीएस फैसिलिटी है, मतलब अपने आप डेबिट हो जाता है। बट किसी मंथ ये काम नहीं हो रहा, ईसीएस डेबिट नहीं होती है। उसका रीजन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं हो रहा। बैंक में बैलेंस अवेलेबल है फिर भी ईसीएस डिडक्ट नहीं होता, तो फिर बाद में कनेक्ट करना पड़ता है, ऑनलाइन जाके पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ लेट फीस देनी पड़ती है। तो ये आप समझ लो, ये गुंडागर्दी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों ईसीएस डेबिट नहीं हो जाता। तो ये काम मैं मंथली चेक करता हूं कि मुझे पता है मेरी एलआईसी जा रही है। तो आप जितना रिडक्शन क्लेम करने वाले हो, आप चेक कर लो कि आपके बैंक में से उतनी रिडक्शन डेबिट हुई है या नहीं हुई है। होम लोन हो या एलआईसी हो, सब आप चेक कर लो, तभी आप डिडक्शन क्लेम करो। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में वेरीफाई हो गया, अगर नहीं हुआ तो बैंक को कनेक्ट करो कि भाई ये अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सर एडवांस टैक्स क्या हुआ? देखो, आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। बट अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं कर रहे तो आप 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हो, आपको इंटरेस्ट पड़ता है। बट टिल 31 मार्च जो भी करवाते हो तो वो आपको एज अ एडवांस टैक्स माना जाता है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट बचा सकते हो कि एटलीस्ट चलो 31 मार्च तक करवाया हुआ है। तो एडवांस टैक्स कब जमा करवाना पड़ता है? जब आपकी 10,000 से ऊपर लाइबिलिटी बनती है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। एक बार पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स ऑन योर करंट ईयर्स इनकम in case your net tax liability for the year after reducing TDS from all the sources exceeds 10,000। मतलब जितनी भी हम इनकम कर रहे हो, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब मिलाकर टीडीएस माइनस करने के बाद जो भी उसके ऊपर टैक्स बन रहा है, टीडीएस माइनस करने के बाद जो भी टैक्स बन रहा है, अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में। सीनियर सिटीजन को ये एडवांस टैक्स नहीं पे करना। क्या लिखा है? सीनियर सिटीजन नॉट एंगेज्ड in any business or profession are not required to pay advance tax। उनको नहीं करना पड़ता। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, बट इन केस यू मिस ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट्स, एटलीस्ट पे द सेम बाय 31st मार्च एज एडवांस टैक्स पेड बाय 31st मार्च इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। फेलियर टू पे एडवांस टैक्स, आपको अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। इफ यू आर सैलरीड एंड टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, यू स्टिल हैव टू पे एडवांस टैक्स ऑन एनी अदर इनकम। मतलब आप सैलरीड हो बट आपकी रेंटल इनकम भी आ रही है, इंटरेस्ट भी है, कैपिटल गेन्स भी है, तो इस केस में भी आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अगर आपकी 10,000 की लायबिलिटी, 10,000 से ज्यादा आपका टैक्स बनता है नेट टीडीएस माइनस करने के बाद।
फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वेयर द टैक्स डिडक्टेड इज नॉट सफिशिएंट टू कवर एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी, उनको भी एडवांस टैक्स जमा करवाना है। मतलब आपका कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है जिसके ऊपर 10% टीडीएस कट रहा है, यू मे स्टिल हैव टू पे एडवांस टैक्स इन केस यू आर इन हायर टैक्स स्लैब, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, वीडियो पूरी देखना गाइस, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट्स एंड एनपीएस अकाउंट्स, मतलब जो आप पीपीएफ अकाउंट करवा रहे हो तो आप टिल 31 मार्च इस अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कि एक्टिवेट रहे, ये 500 का कंट्रीब्यूशन कर दो, क्योंकि हर साल करना जरूरी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनपीएस अकाउंट, अदरवाइज ये अकाउंट डोरमेंट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और उसके बाद आपको इनको चालू करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल नॉमिनल पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है सर। फाइल योर पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, सर ये बात हमें पता है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए लास्ट डेट क्या है? यू हैव द लास्ट चांस टू फाइल इट बाय 31 मार्च 2021 एंड दैट टू विद पेनल्टी। 5,000 या 10,000 आपको पेनल्टी लग जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। बुक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम अप टू ₹1 लाख, बिकॉज जो सेक्शन 112A है वो क्या बात करता है कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड, वो एग्जाम्प्ट है अप टू ₹1 लाख तक। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं किए, इनको रियलाइज नहीं किया, तो आप इनको 31 मार्च 21 तक बुक कर सकते हो अप टू ₹1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट है, ताकि ये एग्जम्पशन मिल जाए। उसके बाद आप फिर से खरीद लो। इन केस यू हैव मेड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, यू मे डिसाइड टू सेल द शेयर सेम डे एंड बाय द सेम नेक्स्ट डे और कैरी आउट दिस ट्रांजैक्शन विद डिफरेंट ब्रोकर्स ऑन द सेम डे। The purchase and redemption of the units can be done on the same day. By this strategy, you can minimize your overall tax liability. इसके लिए अगर आपको कुछ प्लानिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, वो पेड सर्विस की जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, जीएसटी में आपके लिए पता है जीएसटीआर 9 और 9C की लास्ट डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 31 मार्च 21 है। जीएसटीआर 9 एंड 9C के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 21। इसके बाद आपको लेट फीस पड़ जाएगी। सर ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर आप कंपोजिशन वाले हो, आपको ऑप्ट करना है कंपोजिशन स्कीम में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है CMP02 ऑन और बिफोर 31 मार्च 21। कैसे कर सकते हो? लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी पे सिलेक्ट करके फॉर्म को फिल करना है और फाइल कर सकते हो विद DSC एंड विद EVC। और ये आपको 1 अप्रैल से पहले ही काम करना है। टैक्स पेयर जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में है उनको दोबारा से ऑप्ट नहीं करना, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्ट। अब जो टैक्स पेयर पहले रेगुलर टैक्स पेयर थे, अभी उनको कंपोजिशन में आना है, तो पहले उनको CMP02 फिल करना है, सबमिट करना है। उसके बाद उनको एक फॉर्म फिल करना है ITC03 विद इन 60 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट जब आप ये CMP02 ऑप्ट कर रहे हो। मतलब CMP02 तो करना ही करना है, उसके बाद आपको ITC03 भी करना है, क्योंकि जितना भी आपका स्टॉक पड़ा होगा उसके ऊपर जितना भी इनपुट बन रहा है सेमी फिनिश गुड्स पे या फिनिश गुड्स पे, जितना भी इनपुट बन रहा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि ये क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, और ये काम आपको करना है ITC03 का विद इन 60 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑप्टिंग इन। एंड हु इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग इन फॉर कंपोजिशन स्कीम? अगर आपकी टर्नओवर पैन लेवल पर, पैन लेवल मतलब आपकी एट पैन लेवल 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या अगर आप किसी स्पेशल स्टेट्स में हो, आपके सामने है 75 लाख पैन लेवल पर, तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो। और अगर आप सप्लाइंग सर्विसेज हो एंड ऑब्लिक और मिक्स सप्लाईज जिनकी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितनी है अप टू ₹50 लाख प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी यहां पे जा सकते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग इन कंपोजिशन स्कीम? सप्लायर्स ऑफ द गुड्स और सर्विस हु आर नॉट लायबल टू पे टैक्स अंडर GST, मतलब जो GST में नहीं चार्जेबल हैं वो कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाईज हैं तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। अगर आप कुछ सप्लाई करते हो थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप कुछ सप्लाई करते हो गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिनको TCS कलेक्ट करना है, तो वो भी नहीं जा सकते कंपोजिशन में। और कुछ नोटिफाइड गुड्स जिनको बाहर किया गया लाइक आइसक्रीम, पान मसाला, तो ये सब यहां पे कवर्ड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। बिफोर 31 मार्च 21 आपको काम करना है। वीडियो काफी रेलेवेंट है, कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना, और आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।